You are listening to News and Views, the Quint's podcast series where we introduce you to some of the greatest minds across fields through in-depth interviews. You can check out episodes of this series and all other podcasts by The Quint on our website or wherever you get your podcasts. I'm Fatima Khan and I'm in conversation with journalist Siddique Kappan, who got out on bail from an Uttar Pradesh jail earlier this month after spending 28 months imprisoned. We will be speaking to Siddique about his experience in jail, the time away from family, and whether or not he wants to continue pursuing journalism. 851. Those are the total number of days my guest today spent imprisoned in an Uttar Pradesh jail after he was arrested while on his way to Hathras to report on the gruesome gang rape of a Dalit woman. I have with me Siddique Kappan, journalist. Thank you so much for joining us, Siddique. आपको छूट हुए कुछ दिन ही हुए हैं जेल से. सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, ये फ्रीडम कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी अच्छा, मतलब हैप्पी, फीलिंग हैप्पी या और खुश लग रही है. मतलब अभी मतलब फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गया. एक अच्छा महसूस है. मतलब बहुत कोविड का टाइम में मैं पूरा जेल में था. अभी हमारा बहुत लोग हमको मतलब इंतकाल हुआ. बहुत लोग कोविड की वजह से गया. बहुत मेरा माँ भी इंतकाल हुआ इस टाइम में. जब आप जेल में थे या आप उनका फ्यूनरल अटेंड कर पाए? नहीं अभी तक. आप उनके जब आपको परमिशन मिली थी? मिली नहीं. अभी 6 हफ्ते इधर दिल्ली में रहना पड़ेगा. उसके बाद माँ का कब्रिस्तान जाना पड़ेगा बस. लेकिन खुशी है बहुत. 28 मंथ के बाद अभी बाहर आया. अच्छा लग रहा है. मतलब बहुत मीडिया फ्रेटर्निटी भी मिला मुझे, बहुत लोगों को. सिद्दीक, सबसे पहले मुझे बताइए, 5 अक्टूबर 2020 को आपका अरेस्ट हुआ. उस वक्त आप जा रहे थे हाथरस एक गाड़ी से रिपोर्ट करने. उस दिन के बारे में बताइए. आपने कब प्लान किया कि चलो मुझे रिपोर्ट करने जाना है, और वो पूरी चीज़ कैसे हुई कि आपको पुलिस ने बीच में रोका? सितंबर 29 को इस मतलब हाथरस लड़की का मतलब इंतकाल हुआ. वो लड़की शहीद हुआ. उस दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था. लेकिन मुझे उधर जाने के लिए मतलब कुछ कंपनी अकेले जाने के लिए मुझे डर था. इसलिए मैं किसी यूपी का कुछ लड़का को ढूंढ रहा था. उस टाइम से बहुत जर्नलिस्ट लोग था, उसको भी कॉल किया. बहुत लोग गया नहीं उधर. बहुत लोग प्लानिंग में नहीं था. कुछ लोग उसके बीच में किसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू उधर पहुंच गया, पॉलिटिकल पार्टीज़. मैं भी ऐसा एक प्लानिंग में था उस दिन से 4 अक्टूबर तक. लेकिन 4 अक्टूबर रात को मुझे एक फ़ोन कॉल मेरा दोस्त बताया हम जाएंगे उधर. इसलिए मैं 5 अक्टूबर से मतलब 6-7 बजे दिल्ली से निकल गया. हम बहुत टाइम कोशिश करके एक ओला ऊबर ऑनलाइन कैब बुक करने के लिए कोशिश किया. लास्ट मुझे एक ओला से एक गाड़ी ड्राइवर का नंबर मिला. दिल्ली यूपी बॉर्डर से गाड़ी पकड़ा माने पुलिस आई? क्या बोले वो? नहीं उधर नहीं, मतलब मथुरा टोल प्लाजा से. उधर से हम ट्रैवल शुरू किया मथुरा टोल प्लाजा. 1 घंटे में मथुरा टोल प्लाजा पहुंच गया. उधर एक तलाशी चल रहा था उस टाइम में. पुलिस जो है गाड़ियों में चेक कर रहे थे. हम भी हमारा कार्ड दिखाया. मेरा पास प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID कार्ड था. मैं वो दिखाया मैं हाथरस जा रहा हूँ. वो पूछा क्यों जा रहा है उधर? मैं बताया मैं यहाँ रिपोर्टर हूँ, रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ. और 2-3 मिनट उधर रुका हमारा गाड़ी. फिर ये दिल्ली साइड में मोड़ के गाड़ी ऑफ किया. बताया हमको हम नहीं जा रहे हैं उधर. हम बताया उधर प्रॉब्लम है तो हम नहीं जा रहे हैं उधर, हमको वापस जाने दो. वो बताया नहीं 5 मिनट आपको पूछताछ करना है, इसलिए आपको इधर पुलिस चौकी पुलिस हेड पोस्ट में आना पड़ेगा. मैं गया, मैं और मेरा ड्राइवर सब लोग गया. शाम को 5 तारीख को शाम 6 बजे तक उधर रुका. हमको क्या पूछताछ की आपसे वहाँ? कुछ नहीं. 10:30 बजे से 5:30 बजे 6 बजे तक उधर बिठाया बस. खाली बैठा रखा? खाली बैठा. कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, पूछताछ नहीं. फिर 6 बजे तकरीबन 6 बजे अराउंड 6 o'clock कुछ लोग आया. 4 लोग आया. वो लोकल इंटेलिजेंस था, LIO लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स. वो हमको पूछताछ शुरू किया. पूछा केरला का पत्रकार कौन है, ये इधर आया. मैं बताया मैं हूँ.
फिर मुझे क्वेश्चन करना शुरू किया, मतलब मजाक क्वेश्चन था वो, पाकिस्तान में कितना बार गया और जाकिर नाइक को कितना बार मिला, ऐसा क्वेश्चन था। मजाक टाइप क्वेश्चन, बीफ खाता है क्या, ऐसा बस मजाक क्वेश्चन था। मैं भी सोचा ये ऐसा मतलब एक मामूली क्वेश्चन होगा, फिर हमको छोड़ देगा। लेकिन थोड़ा टाइम बाद ATS, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऐसा सब एजेंसी आया उधर, पूछताछ को क्वेश्चनिंग शुरू किया सुबह तक तकरीबन। अगले दिन के सुबह तक 6 बजे, 6 तारीख को तकरीबन 7 बजे तक सोने की भी मना किया वो। और उधर कुछ नहीं, पुलिस चौकी था, सुविधा फैसिलिटीज़ नहीं है सोने के लिए। हमको उधर बिठाया सुबह तक 6-7 बजे तक। फिर 8-9 बजे हमको उधर से एक गाड़ी में बिठा के, एक इनोवा टाइप गाड़ी था, मुझे याद नहीं है कौन सी गाड़ी था, एक ब्लैक कलर की गाड़ी था, मुझे अभी भी याद है। गाड़ी में एक फ्लैग था, BJP का फ्लैग। ओके, ये पुलिस गाड़ी नहीं थी? पुलिस गाड़ी नहीं था। उसमें बिठा के हमको SDM मांड SDM उसका सामने पेश किया। तकरीबन 10-11 बजे। उधर भी हम बताया हमको, मतलब ये उधर पहुंचने के बाद हमको पता चला, मतलब हमको खिलाफ 151 IPC 151 में ब्रीच ऑफ पीस, मतलब शांति भंगन दायरा लगा के हमको SDM के सामने पेश किया ये। फिर मैं SDM से बात किया, मैं बताया हमको पर्सनल बॉन्ड पे बेल दे दो, हमको छोड़ दो। वो बताया नहीं, कोई आएगा तो हम आपको छोड़ देगा। ऐसा बचा गया। उधर पुलिस क्या किया, वाइट पेपर पे हमसे साइन करवाया, खाली एम्प्टी पेज पे साइन कर लिया। A4 पेपर था, वाइट शीट पे साइन करवाया। फिर हमको एक क्वारंटाइन सेंटर मदुरा में, फुल कटोरी स्कूल था, स्कूल में बंद कर दिया। वाओ। और इस दौरान आपकी फैमिली को पता था क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, अभी तक फोन नहीं हुआ। फोन आपके पास, फोन ले लिया गया था आपसे? फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा नोटपैड, हमारा कितना चीज़ है वो सब पुलिस। तो आप किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए कि ये हो रहा है मेरे साथ? वाओ। फिर 45 डेज के बाद फ़ोन किया हम, 45 दिन। तो आपकी फैमिली को बाकी मीडिया से पता चला कि आप अरेस्ट हो गए हैं, तो 45 डेज तक आप बिल्कुल टच में नहीं थे? टच में नहीं, फ़ोन भी एडवोकेट से भी टच नहीं है, कुछ। तो ये मैं पढ़ूंगी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो STF, जो UP STF है, उन्होंने जो फाइल की थी, उन्होंने बात जो बोली थी, और UP गवर्नमेंट ने अपनी एफिडेविट जो उन्होंने कोर्ट में फाइल की, उन्होंने बोला कि you were going to Hathras under the garb of journalism with a very determined design to create a caste divide and disturb law and order situation and were found carrying incriminating material। आपको पता है वो क्या चीज़ है जिसके बारे में बात करें? क्या मिला आप पे जिसको वो? मेरे पास एक लैपटॉप था यार, एक मोबाइल, 2 पेन, एक नोटपैड, इतना था मेरा पास। ये होगा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, मुझे नहीं मालूम क्या था। मेरा लैपटॉप में बहुत आर्टिकल था, मेरा आर्टिकल था वो पुराना, मतलब मैं लैपटॉप यूज करके टाइप करता था, स्टोरीज अपनी आप उसी में फाइल करते थे। और UAPA के बारे में, इंडिया में कितना UAPA एक्यूज्ड है, मतलब कितना जेल में बंद होने वाला लोगों को नाम और उसका डिटेंशन पीरियड और एक्यूज्ड एक्यूटेड डेट क्या स्टेटस। UAPA के बारे में मैं एक आर्टिकल लिखने में, वो उसका अंडर वर्क में था मैं। तो आप UAPA के बारे में ही लिख रहे थे? पिछले 10 साल में मैं UAPA का बीट करता था। UAPA की बीट थी आपकी, एंड देन आप पे UAPA हो गया। पहले मुझे बताइए, जब आप अरेस्ट हुए, आपने क्या सोचा कि चलो 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, UAPA लगना बहुत बड़ी चीज़ होती है, अब देश में सबको पता है धीरे धीरे, लेकिन कुछ इतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी आपको, लेकिन पता था UAPA कितना ग्रेव, कितना सीरियस चार्ज है। वो मोमेंट बताइए जब आपको पता चला कि मुझ पे UAPA लग गया है। उस पेपर में पढ़ा, मेरा खिलाफ UAPA लगाया। पेपर में सबसे पहले आपको पता चला? आपको डायरेक्ट नहीं पता चला? नहीं, 2 बार 7 तारीख को हमको DJ के सामने पेश किया, 6 तारीख को SDM के सामने, और 7 तारीख को क्वारंटाइन सेंटर से हमको मथुरा DJ के सामने पेश किया। उस दिन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन उधर कोर्ट में पहुंचने के टाइम बहुत भीड़ था, पुलिस, बहुत वकील, मीडिया सब था। उस दिन भी हमको नहीं मालूम हमारे ऊपर क्या मतलब एलिगेशन है या क्या दायरा लगाया, नहीं मालूम था। आप जेल में रहे इतने, जैसे बोला आपने 28 महीने, ये एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए।
पहली बार आप जेल में घुसे, बहुत ही टेरिफाइंग मोमेंट होता है वो। तब से लेके जब तक आपकी रिलीज हुई, क्या वो दिन गुजरे? पहले 21 दिन हम उधर था, मतलब स्कूल में था, क्वारंटाइन सेंटर, टेम्पररी जेल बताते हैं। उधर एक कोविड सेंटर का, सॉरी, क्वारंटाइन सेंटर का कुछ सुविधा फैसिलिटीज़ नहीं था। टॉयलेट भी नहीं था, वॉशरूम भी नहीं था उधर। 24 आवर एक स्कूल रूम में, एक क्लास रूम में बंद करके रखा हमको। पेशाब करने के लिए एक बाल्टी था उधर, एक कॉर्नर पे क्लासरूम में। और आप तीनों उसी में थे? हाँ, चारों उसी एक रूम चारों में नहीं थे? है, 50 लोग था। 50 लोग एक रूम में थे? एक रूम में, एक क्लास रूम में। उधर टॉयलेट का सुविधा नहीं है। आपको टॉयलेट जाने है तो डोर, मतलब उधर बहुत झगड़ा, मतलब पुलिस से, उधर क्या है, सिपाही था, उससे बहुत बात करना, उसका गाली सुनना, फिर आपको हमेशा एक दिन एक बार भेजेगा तो भेजेगा बस। वो भी एक बहुत फाइटिंग था, टॉयलेट जाने के लिए भी फाइट करना पड़ेगा। एक बाल्टी था हमेशा, बाल्टी में पेशाब करो या कुछ ना करो। ये था एक यूपी का एक कोविड सेंटर का हालात। और कितने टाइम थे आप वहाँ? 21 दिन। 21 डेज आपने ऐसे सफर किया? ऐसा सफर कुछ हमको नहीं मालूम क्या है, क्या चल रहा है। एक फ़ोन कॉल भी नहीं है, हमारा फैमिली को या हमारे दोस्त को नहीं मालूम मैं किधर है, मुझे किधर बंद किया या अरेस्ट किया। कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस या जेल प्रशासन, मतलब एक टेम्पररी जेल, वो भी नहीं दिया। उसके बाद आप कहाँ गए 21 दिन बाद? फिर 21 दिन के बाद मदुरा जेल को ट्रांसफ़र किया हमको। उधर भी 1 महीने, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा दिन, तकरीबन 1 महीने उधर। उसके बाद 45-46 डे में हमको एक बार फ़ोन मिला। उस दिन बताया आप हमेशा हिंदी या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, मतलब मलयालम में नहीं मलयालम बोल सकते हैं? मना है। या आपको स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली आपको आगे बोला गया? ये डिप्टी जेलर था उधर, वो मना किया। मैं बताया मुझे 1-2 मिनट, 5 मिनट में 2 मिनट मेरा माँ से बात करना है। माँ उस टाइम बीमारी था, इसलिए मैं बताया मेरा माँ को हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे 2 मिनट चाहिए। फिर लास्ट उसको हाथ पैर पकड़ के 2 मिनट मिल गया मुझे बात करने के लिए। उस दिन पता चला मेरा केस क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस फाइल किया। यार मैं वाइफ को या फैमिली मेम्बर्स को ये बताया, मैं मदुरा जेल में पहुंच गया। उस तक एक एडवोकेट को या मेरा दोस्त लोग था, जर्नलिस्ट लोग था दिल्ली से, उसको भी परमिशन नहीं दिया मिलने के लिए। जैसे दिन गुजरे, आप जब जेल में थे और लोगों से आप मिले जो और प्रिजनर्स थे, वो इंटरेक्शन कैसा था? प्रिजनर्स फर्स्ट टाइम बहुत, मतलब पेपर में, हिंदी पेपर में बहुत फेक न्यूज़ बन रहा था उस टाइम में। मतलब हमारा खिलाफ भी बहुत पुलिस का वर्शन, हमेशा और हिंदी मीडिया पुलिस का वर्शन लिखता था एज फैक्ट्स। मतलब चार्जशीट में एलिगेशंस, हमारा ऊपर एलिगेशन टेररिस्ट या हाथरस में दंगा फैलाने के लिए गया, ये जर्नलिस्ट ने ये ऐसा था। इसलिए फर्स्ट टाइम थोड़ा कुछ लोग ऐसा उसमें भरोसा रखा, ऐसा एक बिहेवियर था। लेकिन फिर मतलब मीडिया में भी और पेपर में भी सच भी आया कुछ, मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया केस। इसके वजह से थोड़ा रिलीफ मिल गया मुझे, बिहेवियर भी अच्छा बिहेवियर भी था। फिर आप में कुछ बॉन्ड्स बना पाए वहाँ लोगों से? उधर भी बहुत कनेक्शन मिल गया, हमारा पक्ष भी हम रखा, मतलब मीडिया के बारे में भी हम बताया, हम लोगों को समझाया आपने कि कैसे, इसलिए उसको बिहेवियर चेंज हुआ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे क्या हुआ। जैसे आपने बताया आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया 2021 में जब आप जेल में थे, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं। जब भी आप उनसे बात करते थे, पहले तो कितनी फ्रीक्वेंटली आप बात कर पाते थे या मिल पाते थे उनसे, और जब करते थे आपको क्या समझ में आता था, उन पे क्या गुजर रही है? हफ्ते में मदुरा जेल में हफ्ते में 1 बार था हमको, पहले 1 बार, हफ्ते में 1 बार 5 मिनट मिलेगा आपको। वो भी कभी कभी आते हैं, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ ना हो तो फ़ोन नहीं मिलेगा। उस टाइम मैं बताया, मतलब हमेशा उसको बताया, ये फैमिली को नहीं मालूम क्या कैसे चल रहा है, मेरा तबीयत कैसे है, वो नहीं मालूम था 45 दिन। उसके बाद हमको हफ्ते में 1 बार फ़ोन मिल गया। और केस के बारे में जेल प्रशासन को भी थोड़ा समझ में आया क्या है, ये फर्जी केस है, फेक केस है, पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल प्रिजनर है,
इसलिए मुझे उधर का सुपरटेंडेंट और जेलर भी बहुत मतलब हेल्प किया मुझे। इसलिए मुझे 5 मिनट मिल गया, मैं मलयालम में बात शुरू हुआ उधर। फिर मैं वाइफ को और डॉक्टर से भी बात किया उधर से। उस टाइम मेरा माँ बीमारी था, अल्जाइमर्स पेशेंट था। उससे बात करने के लिए मैं हमेशा कोशिश किया। उसको भी थोड़ा अल्जाइमर था ना, आपने बोला। अल्जाइमर्स। और बच्चे के एजुकेशन था, छोटा था, दोनों छोटा बच्चा था। उसको भी थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन दिया, मतलब ये दिक्कत नहीं है, मैं अभी जल्दी आएगा, ऐसा मतलब उसको इंस्पिरेशन दिया। फिर वो थोड़ा मेंटेन कर दिया। आपकी बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। उनकी स्कूल की इंडिपेंडेंस डे स्पीच वो दे रही थी और उन्होंने बोला कि मेरे लिए फ्रीडम ये होगा जब मेरे जो फादर हैं वो जेल से निकल सकें, जो जर्नलिस्ट हैं, वो 9 साल की एक छोटी बच्ची हैं, उनके लिए ये बातें करना। जब आप देखें, आपको लगा कि ये मेरी बच्ची का चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, जिसमें एक इनोसेंस होती है, ज़्यादा इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, आपको लगता है आपके बच्चों को भी जल्दी बड़ा होना पड़ा अपनी एज से? नहीं, बच्चे और वाइफ सब लोग बहुत सर्वाइव किया, लेकिन वो हिम्मत में था, मतलब हिम्मत मिल गया उनको। मतलब सबको मालूम है ये फेक केस है, ये पॉलिटिकल केस है। मतलब दे वांट, मतलब यूपी पुलिस क्या किया, ये हाथरस मामला डाइवर्ट करने के लिए ऐसा एक सीन बनाया। तो सबको मालूम है, मेरा बच्चों भी पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, और इंडिया का सिचुएशन क्या है वो भी उसको मालूम है सबको। इसलिए मुझे इतना दिक्कत नहीं था। सब मतलब अभी भी उन लोगों को एक हिम्मत मिल गया, मतलब कैसे है इंडिया, ऐसा चलेगा तो कैसे रहना पड़ेगा, मतलब उनको पता है ऐसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा इस देश में। और आप अभी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, कई लोगों का स्पेशली पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए सिद्दीक कप्पान का मतलब यही है कि जो जर्नलिस्ट जो हाथरस जा रहा था, जो अरेस्ट हो गया, जिस पे यूएपीए लगा, उनको आपकी लाइफ की उतनी ही स्टोरी पता है, उसके पहले की नहीं पता है। उसके पहले के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कब जर्नलिज्म में आए, कैसी टाइप की स्टोरीज करते थे, कब क्यों दिलचस्पी आप रखते थे ऐसी स्टोरीज में? मैं मेरा कॉलेज टाइम में भी राइटिंग शुरू किया, लेकिन उस टाइम कॉलेज मैगजीन और कुछ मैगजीन वगैरह उसमें लिखा था। कहाँ थे आप कॉलेज में? मैं कालीकट में था। अच्छा, कालीकट। और क्या पढ़ रहे थे आप? मैं बीए इकोनॉमिक्स था। उसका बाद पीजी शुरू किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा सऊदी गए, एक बार विजिटिंग के लिए सऊदी गया, वापस आया 2011 में। 2009 से भी मैं शुरू किया मेरा जर्नलिज्म, पार्ट टाइम जर्नलिज्म, जिद्दा से भी शुरू किया। अच्छा, हाँ, जबकि आपकी कुछ और जॉब थी? या जॉब के साथ पार्ट टाइम से शुरू किया। 2011 से मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट है केरला में, केरला और दिल्ली। मेरा बीट सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और दलित माइनॉरिटी इश्यूज था। और आप दिल्ली बेस्ड थे? दिल्ली बेस्ड थे। इधर मेरा बीट ऐसा था, मतलब यूएपीए के बारे में, आफ्सपा, यूएपीए कितना ड्रैकोनियन लॉस है उसके बारे में भी बहुत आर्टिकल लिखा और न्यूज़ भी रिपोर्ट किया, कश्मीर इश्यूज़ के लिए भी, और ऐसा रिपोर्टिंग था मेरा। 2018 दिसंबर 31 तक मैं इधर था, एक प्रिंट मीडिया में था फुल टाइम। उसके बाद वो पेपर बंद किया। उसके बाद एक इवनिंग मिड डे न्यूज़पेपर में था, वो भी 2020 में जनवरी में वो छोड़ के एक न्यू मीडिया, मतलब ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में आ गया। उस टाइम था मेरा अरेस्ट। तो आपको ये जर्नलिज्म जो है, मतलब आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, आपकी पूरी फैमिली थी, इजी नहीं होता है सरवाइव करना, हम सबको पता है सच्चाई, फाइनेंशियली भी बहुत टर्बुलेंट होता है। फिर भी क्यों आप जुटे रहे इतने साल, डेकेड, ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड आपने ये किया? क्या मोटिवेशन था, क्या ड्राइव थी आपकी? ये मैं पहले भी मतलब बहुत, हमको ये जर्नलिस्ट है तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है तो हमको बहुत कर सकता है जनता के लिए, जनता का आवाज़ के लिए। आप एक कॉर्पोरेट मीडिया में काम करेगा तो उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा, सरकार का रिस्ट्रिक्शंस, बहुत लिमिटेशंस है। ऐसा एक मतलब लोकल मीडिया में या ऐसा डिजिटल मीडिया में काम करेगा तो आपको बहुत कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मैं न्यू मीडिया में आया, मतलब 2020 जनवरी 20 को मैं न्यू मीडिया में, उस टाइम तक मैं प्रिंट मीडिया में था।
उसके बाद मैं बहुत ग्राउंड रिपोर्ट किया। मैं इसलिए हाथरस गया, मतलब हमारा ऑफिस में बैठ के सोशल मीडिया देख के रिपोर्ट कर सकता है, मुझे भी मालूम है वो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट है तो वो अलग चीज़ है। बिल्कुल हमारा दिलचस्पी नहीं है वो, मतलब उसका आवाज़, मेरा रिपोर्टिंग स्टाइल भी वो था, मेरा व्यूज़ या ओपिनियन नहीं था नहीं आपका, था। हाँ। आप मतलब विक्टिम्स, वो उसका वर्ड में कॉपी पेस्ट किया, मेरा जैसा ऐसा था। लेकिन आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, बस फैमिली से मिलने भी नहीं पहुँच पाया। मैं उसका वर्ड एडिट भी नहीं कराया अभी तक। मैं ये बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, मतलब उसका वर्ड कॉपी पेस्ट, वो क्या बताया वो ऐसा टाइप करेगा। वीडियो तो वो वीडियो क्लिप करेगा तो वो उसमें हमारा व्यूज ओपिनियन कुछ नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं आप कभी अपना ओपिनियन नहीं डालते थे, आप बहुत ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ पोक कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को अलग से, क्यों लगता है आपको टारगेट किया गया? सिद्दीक कप्तान को क्यों ऐसे टारगेट हुआ? ये दिल्ली दंगे के बाद इंडिया का या केरला का 2 न्यूज़ चैनल, मलयालम न्यूज़ चैनल को होम मिनिस्ट्री पाबंदी मतलब बैन किया 48 आवर्स के लिए। एक एशियानेट न्यूज़, दूसरा मीडिया वन चैनल, दोनों चैनल है मलयालम केरला बेस्ड चैनल। ये सरकार का एलिगेशन ये था, होम मिनिस्ट्री का एलिगेशन, ये मिस रिपोर्टिंग किया, मतलब दंगा मतलब सरकार के खिलाफ रिपोर्ट किया, इसलिए 48 आवर्स के लिए बंद मतलब बैन किया, ब्रॉडकास्टिंग बंद किया। इसके खिलाफ मैं जंतर मंतर में एक प्रदर्शन किया। आप मैं उस टाइम केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट दिल्ली यूनिट का सेक्रेटरी था, इसलिए मैं उसको लीड किया। बहुत लोग था, बहुत जर्नलिस्ट था, मलयालम जर्नलिस्ट बस नहीं, दिल्ली का कितना हमारा दोस्त है, हिंदी इंग्लिश मीडिया का बहुत हमारा कोलीग्स, वो भी था उसमें शामिल था, और पॉलिटिशियन CPM CPI कांग्रेस सबका पॉलिटिशियन भी था उसमें शामिल था, वो भी स्पीच दिया, मैं भी स्पीच दिया। मैं सेक्रेटरी था इसलिए मैं एक वेलकम स्पीच दिया उसमें। उस दिन मैं लीड किया वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में। उसके बाद मुझे प्रशासन मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, मैं हिट लिस्ट में आया। ऐसा आपको लगता है कि उसके बाद से आप रेडार पे आए? या उस दिन के बाद मैं रडार पे आया। इसके बाद मेरे खिलाफ बहुत संघ परिवार वेबसाइट मेरे खिलाफ बहुत क्या है एलिगेशन डाल के न्यूज़ आया। ये उस हाथरस वाले इंसिडेंट से भी पहले मार्च महीने में, फरवरी में था वो दंगा, उसके बाद मार्च में था ये प्रोटेस्ट, और मेरे खिलाफ भी आर्टिकल आया। ये मेरे खिलाफ ये बताया ये दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड है, उधर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा एलिगेशन। एक वेबसाइट था इंडस स्क्रॉल वेबसाइट, वो RSS बैक्ड वेबसाइट था, उसका खिलाफ मैं लीगल नोटिस भेजा। निशाब अंबानी एडवोकेट था दिल्ली का, उस थ्रू वो वकील थ्रू मैं लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद मैं हमेशा मतलब रडार पे टारगेट हुआ। मैं सोच रहा ये होगा मे बी, ये आपको लगता है रीजन हो एक मौका मिल गया और इसलिए पकड़ के जेल भेजा। जो यूपी स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने एक, आपने सुना होगा 5000 पेज लॉन्ग चार्जशीट फाइल की आपके खिलाफ। उसमें उन्होंने लिखा है कि यू डिड नॉट राइट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट एंड he only reports to incite Muslims, which is also a hidden agenda of the Popular Front of India or PFI. And you wrote to sympathize with Maoists and communists, and you used to do anti-Hindu stories in Malayalam media and had planned to inflame the Delhi riots. ये सब स्टोरीज की बात कर रहे हैं, ये जो एक कनेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं आपका PFI से। आपको पता होगा जब आप जेल में थे उस दौरान PFI होम मिनिस्ट्री ने बैन कर दी ऑफिशियली PFI और उनके एफिलिएट सारे ग्रुप्स। आप जब वहां गए, पहले तो आपसे मैं पूछूंगी आपका PFI से कुछ भी कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है आपका? नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरा फ़ोन पे बहुत लोगों का नंबर है, PFI, BJP, CPM, कांग्रेस, जनता दल, कितना पार्टी है इंडिया में, कितना ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब लोगों का लीडरों का नंबर मेरा फ़ोन में था। तो आपको कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है? पर्सनल कनेक्शन सबको है। हाँ। आप बताइए, आज आप सचिन पायलट को मिल गया, आपका मोबाइल पे सचिन पायलट का नंबर है, बहुत लोगों का नंबर है। एज ए जर्नलिस्ट हमारा फ़ोन पे बहुत लोगों का कनेक्शन है, नंबर है, हम कॉल करेगा, मिलने के लिए जाएगा, ऐसा एक कनेक्शन मुझे भी था।
बट आप उसका ग्रुप का पार्ट नहीं थे? नहीं। वैसे मैं बोल रही हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में आप इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं, क्या है ऐसा नहीं, उसको भी प्रोग्राम में हम जाएगा, रिपोर्ट करेगा, सबको ऐसा किया एज ए जर्नलिस्ट? एज ए जर्नलिस्ट। जिस गाड़ी में आप जा रहे थे, उस गाड़ी में 3 और लोग थे जो आपके साथ अरेस्ट हुए। मुझे लगता है कि आपकी फिर भी बात हुई एक तरह से लोगों ने, और इंटरनेशनली भी लोग जाने की सिद्दीक अप्पन कौन है, वो अरेस्ट हुए एक जर्नलिस्ट, लेकिन उन लोगों की इतनी बात नहीं हुई। उनमें से एक PFI के एक्टिविस्ट, एक स्टूडेंट, और जो ड्राइवर हैं आपके आलम, जो आपको ड्राइव करके ले जा रहे थे, आपने कहा कि ओला उबर के थ्रू आपको कैब मिली थी, वो भी अरेस्ट हुए। वो आपके कुछ महीनों पहले ही उनको भी बेल मिली। तो जिस तरह से ये आप पूरी गाड़ी में जितने लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा, क्या वजह है कि मतलब आप समझ रहे हैं, चलिए आपको टारगेट किया क्योंकि ऑफ योर पास्ट रिपोर्टिंग जो आपकी रही है, या आपके जो एक्टिविज्म जो आपने किया है, लेकिन उन सबको क्यों टारगेट किया गया, आपको क्या लगता है? वो अनफॉर्चुनेटली वो ड्राइवर का नाम आलम था, इसलिए होगा। ये ड्राइवर बहुत को बताया उसको, मैं ड्राइवर हूँ सर, पुलिस को बताया मुझे छोड़ दो। उनको आप पहले कभी नहीं मिले थे? बिल्कुल नहीं जानते थे? उस दिन गाड़ी हमारा अरेस्ट का टाइम भी मैं उससे बात नहीं किया, बस फोन पे बात किया, मतलब बार्गेन किया किलोमीटर वाइज रेंट के लिए, ये था हमारा कनेक्शन। फिर ये 12 रुपया पर किलोमीटर 12 रुपया से उधर जाने के लिए तैयार हुआ। ये अरेस्ट का टाइम तक या चौकी में था हम, उस टाइम तक मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं जेल जाने के बाद, जेल में बंद होने के बाद उसका फैमिली, उसका परिवार, उसका क्या क्या है, ये कौन है, वो पता चला। आप कह रहे हो उनका नाम आलम है इसलिए हुआ, माने वो मुसलमान है। आपको क्या लगता है, आप जो है टारगेट क्यों है एज अ मुस्लिम या एज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट, या क्या रीजन है आपको लगता है? ये मुस्लिम एक ओनली वन रीजन हम जर्नलिस्ट है और केरला से हैं, ये भी आपको एक रीजन लगता है? वो मुझे पहले भी जेल में और पुलिस से भी ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट अ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग क्यों इधर आया? आप लोग माने केरला के लोग? मैं ये क्या सोचा, मैं केरला से ये रिपोर्टिंग करने के लिए इधर आया, ऐसा सोचा। ये मैं बताया मैं केरला से नहीं आया, मैं दिल्ली में काम करता था, मैं दिल्ली से आया। ये मेरा बीट है, दलित इशू, विमेन इशूज, स्पेशली ये यूपी नॉर्थ इंडियन साइड में बहुत रेप केस है, बच्चों के एसिड अटैक, ऐसा इनह्यूमन मतलब हीनियस क्राइम, वो मैं हमेशा वो रिपोर्ट करता था। एसिड अटैक सर्वाइवर्स उसको स्टोरी किया, और बहुत स्टोरी किया मैं वुमेन्स के खिलाफ, हरासमेंट और ऐसा स्टोरी का। इसलिए मैं इसलिए गया उधर हाथरस। मतलब ये स्टोरी एक अलग था, निर्भया भी नहीं था, उससे भी डेंजर है। मतलब इसमें पुलिस को कुछ इंटरेस्ट था। ये एक लड़की के ऊपर एक दुष्कर्म हुआ, वो 29 सितंबर को मर गया, वो जल्दीबाजी से वो मतलब क्रीमेट किया, मतलब स्मशान किया। ये एक स्टोरी था मुझे, इसलिए मैं कवर करने में इंटरेस्ट ये था। क्यों पुलिस का इतना इंटरेस्ट है इस केस में? इसको जल्दी से जल्दी फैमिली का बिना परमिशन जल्दी जलाने के क्या इंटरेस्ट है? वो है हमारा स्टोरी, उधर है हमारा स्टोरी। यूपी में हर दिन रेप है। आप यूपी में बैठ के एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ो, हर दिन एक एक रेप आपको मिलेगा। 9 साल का, 90 साल का, 80 साल का, सब कम से कम एक स्टोरी रेप का केस आपको आएगा उधर से। लेकिन इस केस एक स्पेशल केस था। इसमें पुलिस को क्या इंटरेस्ट है? आप बता रहे थे कि आपको लगा कि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पूछते थे आपसे आप यहाँ क्यों आए, और क्या आप बोलते थे, या क्या लगता, क्यों लगा आपको कि केरला के हैं इसलिए आपके साथ हो रहा है? ये पुलिस पहले भी मुझे ऐसा टारगेट किया, केरला का पत्रकार क्या किधर है? हम 4 लोग उधर बैठा था चौकी में, एक लोकल इंटेलिजेंस का 3-4 आदमी आया, पूछा केरला का जर्नलिस्ट क्या है, किधर है वो, किधर है, उसको क्वेश्चन करना है उसको। मैं था टारगेट में, हमेशा ये बताया केरला ऐसा है, केरला के बारे में और बदनाम करना है। आप लोग ऐसा है, आप लोग बहुत पढ़ा लिखा लोग है, पूरा इंडिया में आप लोग मतलब लोगों को भड़काने के लिए आया इधर। ये पुलिस का वर्षन था ये, स्पेशली लोकल इंटेलिजेंस पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। आपको कितना गर्लफ्रेंड है, आप बीफ खाता है क्या,
आप इस्लामाबाद में कितना बार गया, ऐसा क्वेश्चन था लोकल इंटेलिजेंस। मैं सोचा ये क्या पुलिस है या कौन किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा सोचा मैं। वो खुद नहीं बताया मुझे हम ये है, खुद इंट्रोड्यूस नहीं किया। मतलब एक पुलिस का एक मैनर है, मैनर्स है, क्वेश्चनिंग एक मैनर्स है, डिग्निटी जो डिग्निटी वो नहीं था। 2-3 बच्चे, लड़का था 25 का, 3 एक बुढ़ा भी आया उसका सीनियर, वो शुरू किया क्वेश्चनिंग, ऐसा क्वेश्चन। इसलिए ये लोग शुरू किया, मतलब केरला एक इसको एक दुश्मनियत, मुझे नहीं मालूम क्यों केरला से इतना दुश्मनियत क्यों। मैं भी इसके होगा, उधर बीजेपी का अभी भी एक मतलब संसद या एमएलए या मतलब वो पावर में नहीं आया, इसलिए होगा। हमको उधर कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, उधर बहुत सेक्युलर लोग रहता है, इसलिए होगा, मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले क्वेश्चन में भी ये ऐसा, मतलब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन किया, बाकी 3 लोग हैं, वो तीनों यूपी का है, उससे कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे ज्यादा थप्पड़ मारा, मुझे मतलब फिजिकली हरासमेंट, मेंटली हरासमेंट मेरे ऊपर था। आप कह रहे हैं आपको फिजिकली हरास किया गया? और बहुत थप्पड़ मारा, एक क्वेश्चन में एक थप्पड़ मारा, ये लोकल इंटेलिजेंस। मतलब क्वेश्चन ऐसा था, पाकिस्तान में कितना बार गया, आप जामिया मिलिया में क्यों पढ़ा, आप क्यों उर्दू हिंदी सीखा, आप क्यों सऊदी अरेबिया गया, आपको कितना लैंग्वेज आती है, वो भी सब मेरे लिए मतलब एक क्राइम था। पढ़ा लिखा वो क्राइम है, जामिया में पढ़ा वो भी क्राइम है। मैं क्यों यूपी आया, मैं बताया केरला यूपी इंडिया में है, इधर आने के लिए कुछ वीज़ा या पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, मैं रिपोर्टिंग के लिए आया। सिद्धि कि आप ये जो मुझे जेल का एक्सपीरियंस अपना डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट ड्यू टू द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, इस सब में आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिजर्व करते थे? आप जो कह रहे हैं हमने हिम्मत रखी, पर कैसे रखी? क्या आप समझाते थे अपने आप को, या क्या करते थे? कुछ बात करते हो या लिखते हो या पढ़ते हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता हो? मैं बहुत बुक पढ़ने के लिए और पेपर भी मिलता था मुझे। और बुक्स भी मिलती थी आपको? बुक्स, जेल का बुक्स मिला, कभी कभी मेरा वाइफ कोरियर किया कुछ बुक, कभी मिला कभी नहीं मिला। मलयालम बुक या कुछ इंग्लिश बुक्स ये मतलब मुझे दिया नहीं। अच्छा, मलयालम नहीं, बुक्स नहीं दी आपको? मलयालम सख्त मना है जेल में, फोन पे बात करने के लिए भी मौका नहीं मिला। अभी भी वो एक क्राइम है, मलयालम बात करना वो क्राइम है जेल में, फोन पे बात करना वो भी। मतलब ये लोग सोचा ये एक स्ट्रेंज लैंग्वेज है, इंडिया का लैंग्वेज नहीं है, ऐसा सोचा होगा। अभी ये सब हो गया है, आप जेल से निकल आए हैं, बेल पे निकले हैं, लेकिन यूएपीए में बेल आपको पता है, सबको पता है, बहुत मुश्किल से मिलती है, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी लेकिन आपको बेल भी मिली थी सितंबर 2022 में, ये फरवरी 2023 चल रहा है। उस दौरान जो है हम सबने कवर किया, ये रिपोर्ट किया कि श्योरिटीज मिलना एक तो मुश्किल हो गया था, श्योरिटीज मिली तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में इतना उन्होंने टाइम लगाया, आप फाइनली अब निकले हैं बाहर। वो पीरियड कितना स्ट्रेनुअस था कि अच्छा बेल मिल गई है, तब भी ये जो रेड टेप जिसे हम कहते हैं उसमें फंसे हुए हैं। बेल मिलने के बाद 5 महीने में जेल में रहा, 5 महीने। यूएपीए केस में सितंबर 9 को मुझे बेल मिल गया। उसके बाद बहुत लोग, बहुत सेक्युलर लोग, एक्टिविस्ट लोग यूपी से मुझे मतलब श्योरिटी के लिए रेडी हुआ, क्योंकि सबको ये परेशान किया, एटीएस, यूपी पुलिस, मतलब बहुत लोगों को एक दिन पूरा पुलिस स्टेशन में बुला के उधर बिठा के क्वेश्चन किया, वेरिफिकेशन के चक्कर में। और एक मैम था हमारा लखनऊ वीसी, रिटायर्ड वीसी रूपरेखा वर्मा जी, वो भी हमको बहुत मदद किया, वो फर्स्ट रेडी हुआ हमारे लिए। और कुमार चौवियर एक जर्नलिस्ट था, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी। ये सबको पुलिस परेशान किया, मतलब उसका फैमिली मेंबर्स और पुलिस, दोस्त, सब लोग इसको स्क्रू किया। मतलब वो जर्नलिस्ट है, वो केरला के, वो भागेगा तो आप क्या करेगा। लेकिन बहुत कुछ लोग हमारे लिए स्टैंड अप किया, मतलब हमारा साथ दिया। सिद्धि, कभी आप वापस केरला जाएंगे अपने और फैमिली से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, आप जो हैं सिद्धि कप्पन, जो एक नाम, जो एक मिसाल बन गया है
डेंजर्स ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया का, जब भी कोई बात करते हैं कि जर्नलिज्म इंडिया में कितना मुश्किल हो गया है तो कुछ नाम लिए जाते हैं, उनमें से आपका है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो है इस प्रोफेशन में कंटिन्यू करना चाहते श्योर, हैं? आई विल कंटिन्यू माय जर्नलिस्ट। यू विल कंटिन्यू योर या जर्नलिज्म? श्योर श्योर। आप बिना फ्लिंच करे ये कह रहे हैं, बिना सोचे एक नहीं मिनट नहीं, भी? उसमें सोचने की बात नहीं है। देखो आज इस इंटरव्यू का दिन में बीबीसी ऑफिस में रेड हुआ। सबको मालूम है इंडिया में जर्नलिज्म कितना एक रिस्की जॉब है, रिस्की प्रोफेशन है, बहुत रिस्की प्रोफेशन है। सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा या बात करेगा या कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा तो आप जरूर आईटी, ईडी, सीबीआई, कुछ ना कुछ एजेंसी आपको पीछे पड़ेगा। आज भी है, आज फरवरी 14 है, आज बीबीसी ऑफिस दिल्ली और मुंबई में रेड चल रहा तो है। ये सब जानते हुए भी आप क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? श्योर, कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारा मतलब इंडिया में एक क्या है, एक सबसे छोटा माइनॉरिटी, मतलब बहुत माइक्रो माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी का सरकार है इधर। 33% लोगों को सपोर्ट में है इधर सरकार चल रहा है, या 40%, 37, हाँ 40% मानो आप, 60% अच्छा लोग है इंडिया में। ये आप अभी भी कह रहे हैं, ये सब होने के बाद भी आपके साथ 60% लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन से देश स्नेही है। एक 40% लोगों को सरकार चल रहा है इंडिया में। अभी भी इंडिया में होप है हमारा, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया में। लेकिन फासिस्ट एक देयर इज अ रूम इन डेमोक्रेसी फॉर फासिज्म, उसका एक फायदा उठाया ये लोग। पर आप कह रहे हैं अभी भी होप है इंडिया में, इंडियन Sure, डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन जर्नलिज्म के लिए भी होप है, आप बहुत कह होप रहे हैं? है, बहुत होप है। ये मैं भी सरप्राइज्ड हूँ ये सुन के। मतलब क्या है, अभी देखो, अभी हमारा कुछ बहुत माइक्रो माइनॉरिटी जर्नलिस्ट सरकार का पीआरओ काम कर रहा है। मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं तो पेपर या टीवी चैनल कैसे चलेगा आगे। इसलिए सरकार को मक्खन लगाना है, सरकार का गलती को ग्लोरीफाई करना है, जनता का आवाज और ऑपोजिशन का आवाज सप्रेस करना है, मतलब दबाना है। आप कह रहे हैं आप जर्नलिज्म में इसलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आपको अभी भी होप है श्योर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस में। आपकी फैमिली लेकिन आर दे ओके विद दिस? उनको नहीं लगता है कि बहुत हो गया, अब हम डर गए हैं और हम बहुत परेशानी से गुजरे हैं, अब छोड़ दो ये सब? ये मेरा अरेस्ट के बाद बहुत लोगों को हिम्मत मिल गया, मेरा रिहाई के बाद भी बहुत लोगों को हिम्मत मिल गया। बहुत लोग मुझे बताया, ये बहुत मतलब मेरा अरेस्ट को किसी को डर नहीं है। अभी बहुत जर्नलिस्ट मेरा मतलब सॉलिडारिटी के लिए आया मेरा साथ। लेकिन बहुत सारे जो यंग जर्नलिस्ट जिनसे मैं मिलती हूँ या एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, वो डर भी गए हैं, वो कहते नहीं हम इस प्रोफेशन में नहीं घुसना, यहाँ पे तो यूएपीए लग जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? ये बहुत मतलब बहुत माइनॉरिटी लोग हैं, बहुत चंद लोग, बहुत कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर लोग को इसमें इंस्पिरेशन मिल नहीं, गया। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिनको नहीं मिला इंस्पिरेशन, जो डर गए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब देखना पड़ेगा, पीआरओ काम या पीआरडी काम। मतलब जर्नलिज्म एक बहुत रिस्की जॉब है। देखो अफगानिस्तान, म्यांमार, दुनिया में हर जगह में, रशिया, ये जॉब इतना इजी नहीं है। आपको इजी वर्क मतलब वाइट कॉलर जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट को मक्खन लगाओ, उसका वर्षन गीबल्सियन झूठ स्प्रेड करो। वो अभी भी चल रहा है। एक माइक्रो माइनॉरिटी जर्नलिस्ट सबसे एक न्यू मतलब सबसे माइक्रो माइनॉरिटी, बहुत कम लोग हैं। हम देखा अभी चैनल कितना चैनल है सरकार का आपके बारे में बहुत कुछ बोला उन चैनल्स ने। मैं बहुत सुना मतलब सरकार को सपोर्ट करने वाला जर्नलिस्ट अच्छा जर्नलिस्ट। तो आप इसलिए भी अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं कि आप अपना वर्जन सामने रखें, लोगों ने जो गलत समझा है आपके बारे में, आपको लगता है उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि एक जगह परसेप्शन बन गया होगा, जो भी वो चैनल्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत लोग देखते हैं कि सिद्दीक अप्पान तो ये ऐसे हैं। आपको लगता है वो नैरेटिव फिक्स करने की जरूरत है, इसलिए आप आके बाहर बोलते हैं? नहीं, बस ये हमारा जर्नलिस्ट लोगों को भी एक मैसेज है मेरा। जेल के बाहर में बहुत बात किया, मैं बहुत लोग था, मीडिया लोग था, उससे भी बात किया, मेरा मैसेज दिया मैं ऑलरेडी। ये इंडियन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में जर्नलिज्म के लिए बहुत दिक्कत है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Thank you for listening to this episode. Follow us on Instagram at The Quint and tell us who you want us to speak to next. And check out our website www.thequint.com for more groundbreaking reports and videos. This was Fatima Khan, and I'll see you in the next one. This episode was executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor, edited by Anjali Palor, and theme music is from BMG Production. You were listening to the Quint's podcast.